अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स से ओहम्स लॉ चैप्टर नंबर 14। बच्चों, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ इस चैनल की। तो द बेस एकेडमी जो है, यहाँ पर आपको पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिलेंगे। एफएससी के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू। और इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल में आपको बीएससी और बीएस फिज़िक्स के फिज़िक्स और केमिस्ट्री के तकरीबन सारे कोर्सेज़ के लेक्चर मिलेंगे। इसके अलावा एमएससी फिज़िक्स के कुछ कोर्सेज़ के लेक्चर्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो प्लीज़ स्टे एट होम, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस चैनल की वीडियोस मिलती रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो फिर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ओहम्स लॉ जो है, आपको पता है कि ओहम्स लॉ बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। बच्चों, जिस तरह मैकेनिक्स में न्यूटन लॉज रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में ओहम्स लॉ का रोल है। तो ओहम लॉ जो है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों, ओहम्स लॉ जो है ये डेवलप किया ओहम ने, ठीक है। और ये फंडामेंटल लॉ है जो कनेक्ट करता है करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को। तो इन तीनों क्वांटिटीज को ये कंट्रोल करता है। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ठीक है, और किस तरह से करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो बच्चों, एक छोटी सी एनालॉजी हम यहाँ पर लेंगे। ये हमारे पास एक पाइप है और इस पाइप को, ये एक वाटर पाइप है, यानी कि इस पाइप के अंदर पानी फ्लो कर सकता है, और इस पाइप को हमने कनेक्ट कर दिया है एक वाटर पंप के साथ। अब ये पंप का काम क्या है? पंप का काम ये होता है कि इस पाइप के दोनों एंड्स जो हैं, इन एंड्स के नाम हम रख लेते हैं जी, एंड ए और एंड बी। इस पाइप के दोनों एंड्स के दरमियान प्रेशर का फर्क पैदा करना, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना। एक एंड पर प्रेशर ज्यादा कर देगा ये पंप और दूसरे एंड पे प्रेशर कम कर देगा। किसका प्रेशर? वाटर प्रेशर। अब उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो वाटर है वो फ्लो करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक हो गया बच्चों। अब इसी एनालॉजी को, इसी एग्जाम्पल को हम अप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के ऊपर। तो फर्ज कर लें कि हमारे पास एक कंडक्टर है, एक वायर की शक्ल में, ठीक है, एक वायर की फॉर्म में ये कंडक्टर है हमारे पास। ये ब्लू आपको नजर आ रहा है, ये कंडक्टर है। अब पाइप की जगह क्या आ गया? कंडक्टर आ गया। ये जो पंप है इसकी जगह क्या आ गया? बैटरी आ गई। तो बच्चों, इस बैटरी का क्या काम है? वही काम है जो इस एग्जाम्पल में, जो इस सिस्टम में पंप का काम है। यानी कि बैटरी क्या करेगी? इस कंडक्टर के दोनों एंड्स, यहां पर भी हम इसको एंड ए कह लेते हैं और इसको एंड बी कह लेते हैं। तो बैटरी का भी यही काम है। इन दोनों एंड्स के दरमियान वहां पर क्या था? प्रेशर डिफरेंस था, लेकिन यहां पर है इलेक्ट्रिकल प्रेशर। तो उसको हम रिप्लेस करेंगे, यहां पर जो प्रेशर था उसको हम रिप्लेस करेंगे विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये बैटरी क्या करेगी? इस कंडक्टर के एक एंड का पोटेंशियल ज्यादा कर देगी और दूसरे एंड का पोटेंशियल कम कर देगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो चार्जेस हैं वो फ्लो करना शुरू कर देंगे, और यहां पर मैं जो डायरेक्शन ले रहा हूं करंट की वो कन्वेंशनल है। तो चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे और उनके फ्लो की वजह से इस कंडक्टर में एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब है बच्चों कि करंट जो है किसी भी कंडक्टर में वो फ्लो करता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस बैटरी, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है? चार्जेस को कंडक्टर के अंदर पंप करना, पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करना, या दूसरे लफ्जों में चार्जेस को एक वायर के अंदर या कंडक्टर के अंदर पंप करना एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, ताकि सारे चार्जेस रैंडमली मूव करने की बजाय एक ही डायरेक्शन में मूव करें। जब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कंडक्टर में नेट करंट पैदा हो जाएगा, नेट करंट फ्लो करना शुरू कर देगा कंडक्टर में। क्लियर होगी बात? बड़ी सिंपल सी बात थी। तो बच्चों, इस एनालॉजी को हमने यहां पर रिप्लेस कर दिया। अब हमें वोल्टेज तो समझ आ गया कि वोल्टेज क्या है। वोल्टेज वो पंप है जो चार्जेस को पंप करता है सर्किट के अंदर
चार्जेस को पुश करता है सर्किट के अंदर, या दूसरे लफ्ज़ों में जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो एंड्स के दरमियान, कंडक्टर के दो एंड्स के दरमियान पोटेंशियल का जो फ़र्क होता है उसी को वोल्टेज कहते हैं। और उस पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से चार्जेस जो हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं एंड दे प्रोड्यूस करंट। बच्चों बात समझ आ गई? वोल्टेज क्या है और करंट क्या है, ठीक है जी। तो वोल्टेज की वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं और चार्जेस की उस फ्लो को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस का फ्लो जिसे हम करंट कह रहे हैं और वोल्टेज जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इनके दरमियान एक रिलेशन है। अब क्या रिलेशन है उसको डेवलप किया ओहम ने। बच्चों यहां पर एक तीसरी चीज भी है, उसको अगर हम आगे चल के पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस। तो बेसिकली ये लॉ करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों को आपस में कनेक्ट करता है। तो जी स्टार्ट करते हैं हम। करंट जो है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, यहां जो करंट प्रोड्यूस हुआ है इस कंडक्टर में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। बच्चों याद रखें, जिस तरह चार्जेस फ्लो करते हैं ना, इस तरह पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज फ्लो नहीं करता। वोल्टेज सिर्फ, पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ एंड्स के ऊपर होता है, वोल्टेज सिर्फ एंड्स पे होता है। जिस तरह सर्किट के अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, वोल्टेज कहीं नहीं जाता, वोल्टेज कहीं फ्लो नहीं करता। तो करंट जो सर्किट में प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस कंडक्टर के एंड्स पर दिए गए वोल्टेज के या पोटेंशियल डिफरेंस के। तो बच्चों लेकिन यहां पर एक कंडीशन भी है कि करंट और वोल्टेज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे अगर कंडक्टर की फिजिकल स्टेट यानी कि उसका टेम्परेचर वगैरह चेंज ना हो, ठीक है। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब बहुत ही सिंपल है। आप जितना ज़्यादा वोल्टेज इसके एंड्स पर प्रोवाइड करोगे उतना ही ज़्यादा इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक हो गया। तो बच्चों ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इक्वल आएगा और एक हमारे पास यहाँ कांस्टेंट आएगा 1/r इंटू वी। और बच्चों ये जो r है डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको इधर ले आएँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा IR इज इक्वल टू वी, या इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। ये जो सिंपल सी इक्वेशन है, सिंपल सी इक्वेशन है, ये बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है, ठीक है, जो कनेक्ट कर रही है वोल्टेज को, करंट को और रेजिस्टेंस को, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है कि अगर आप वोल्टेज कांस्टेंट रखोगे तो करंट और रेजिस्टेंस जो हैं ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी कि अगर आप वोल्टेज को कांस्टेंट रखोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस कम होने से करंट ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जो करंट को अपोज करती है सर्किट में। तो रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। रेजिस्टेंस होती क्या है बच्चों? कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर के अंदर जो लैटिस एटम्स होते हैं, यानी कि वो एटम जिन एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो आयन बन जाते हैं, तो वो एटम्स या आयन इस कंडक्टर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के दौरान ये जो एटम्स हैं उस कंडक्टर के या आयन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहे होते हैं तो फ्लो करते हुए इन कोर्स के साथ, इन एटम्स के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स होते हैं, उन कोलिजन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो रुकावट पेश आती है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो बच्चों R जो है ये सर्किट की रेजिस्टेंस है और यहाँ से अगर हम R की वैल्यू कैलकुलेट करें तो बच्चों R हमारे पास किसके बराबर आएगा? V/I के। और अगर R के यूनिट्स की बात की जाए तो V का यूनिट क्या है? वोल्ट, और करंट का यूनिट क्या है? एम्पेयर। बच्चों वोल्ट पर एम्पेयर ये बराबर होता है ओहम के। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हुआ? ओहम। तो ओहम को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस के और यूनिट भी हैं, ठीक है जी, किलो ओहम, मेगा ओहम, ठीक है जी। तो बड़े यूनिट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन SI यूनिट जो है वो इसका ओहम है और ओहम को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों रेजिस्टेंस जो होती है, अभी अभी हमने कहा कि रेजिस्टेंस जो है ये कोलिजन्स की वजह से फेस करना पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को। जब इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और उस कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान कोलिजन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन
एक रेजिस्टेंस फील करते हैं, एक अपोजिशन फील करते हैं, उनके रास्ते में रुकावट आती है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। बच्चों रेजिस्टेंस जो है ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, तो उन फैक्टर्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम से मुराद है कि आप जो कंडक्टर यूज़ कर रहे हो, वो जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, वो मटेरियल कौन सा है, क्या वो कॉपर है या वो सिल्वर है, ठीक है, या वो गोल्ड है या कोई और है, ठीक है, या वो आयरन है, कोई भी मटेरियल है, तो उस मटेरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। हर मटेरियल की रेजिस्टेंस दूसरे से मुख्तलिफ होती है। जो सेकंड फैक्टर है हमारे पास, फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ द मीडियम, और सेकंड फैक्टर जिसके ऊपर हमारी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है बच्चों, वो है हमारे पास, फर्स्ट हो गया नेचर, सेकंड हो गया डायमेंशंस। बच्चों डायमेंशन से क्या मुराद है? डायमेंशन से मुराद है हमारा जो कंडक्टर है उसकी लेंथ, विड्थ और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह, ठीक है। तो डायमेंशंस पर भी डिपेंड करती है। और तीसरी चीज़ जो है हमारे पास नेचर, डायमेंशन, ठीक है जी, और तीसरी चीज़ जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है दैट इज टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस जो है वो नेचर पे डिपेंड करती है, कंडक्टर की डायमेंशंस पे डिपेंड करती है और कंडक्टर की फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है। और फिजिकल स्टेट से क्या मुराद है? कंडक्टर का टेम्परेचर वगैरह। इसका मतलब है कि ओहम्स लॉ जो है ये उसी वक्त वैलिड होगा, ठीक है, जब सर्किट की जब कंडक्टर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहेगी, या दूसरे लफ्ज़ों में कंडक्टर का टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास बड़ा ही सिंपल सा ओहम्स लॉ है। अब आगे बढ़ते हैं हम ओहमिक एंड नॉन ओहमिक मटेरियल्स। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक मटेरियल्स। बच्चों आपने यहां देखा कि करंट और वोल्टेज जो हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, अगर सर्किट के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी अब ये सवाल है कि टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना ज़रूरी क्यों है। तो बच्चों अभी भी हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। मतलब आप जो कंडक्टर्स हैं, अगर कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उनकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये चाहते हैं कि ओहम लॉ वैलिड रहे, ओहम लॉ एप्लीकेबल रहे, तो हमें क्या करना होगा? हमें रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना होगा। क्योंकि हमने देखा कि आई और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, और इस रिलेशन में एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट है रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी तो ये लॉ भी रहेगा, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी तो ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कैसे कांस्टेंट रहेगी? जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर का इसलिए कांस्टेंट रहना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं जी ओहमिक एंड नॉन ओहमिक मटेरियल्स की। बच्चों अगर आप आई वी ग्राफ बनाएंगे, लेट सपोज कि हम आई को ले लेते हैं जी वाई एक्सिस पे, और वी को, वोल्टेज को हम ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। अगर आप वी और आई के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक स्लोप होती है। इसका मतलब ये है कि जितना चेंज वी में आ रहा है उतना ही चेंज आई में आ रहा है। सो आई एंड वी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। बच्चों वो तमाम मटेरियल्स जो इस लॉ को फॉलो करते हैं, जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, जिनका ग्राफ इस तरह से आता है, एक स्लोप आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं ओमिक मटेरियल्स, ठीक है। लेकिन वहां पर भी कंडीशन ये है कि टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। इसकी मिसाल हम ले सकते हैं सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ठीक है, ये सारे ओमिक मटेरियल्स हैं या ओमिक सब्सटेंसेस हैं या ओमिक डिवाइसेस हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नॉन ओमिक मटेरियल्स होते हैं। बच्चों ऐसे मटेरियल्स जिनमें आई और वी के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, दे आर नोन एज नॉन ओमिक। और हम एग्जांपल लेते हैं बल्ब के फिलामेंट की। बच्चों बल्ब जो होता है, अभी तो हमारे पास एलईडी लाइट्स होते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे पास जो लैंप होते थे उनके अंदर एक फिलामेंट होता था, वो स्प्रिंग टाइप सा। वो जो फिलामेंट है वो एक मटेरियल है टंगस्टन, उसका बना होता है, ठीक है। अब होता यह है कि अगर जब आप बल्ब को ऑन करते हैं तो स्टार्ट में तो बल्ब का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो नॉर्मल होता है, जिसकी वजह से जो फिलामेंट की रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है। और अगर आप आई और वी के दरमियान ग्राफ बनाएं तो ग्राफ आपको कुछ इस किस्म का मिलेगा।
अगर आप आई और वी के दरमियान ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ शुरू में स्टार्ट में बिल्कुल ऐसे आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है, लेकिन टाइम के साथ साथ जो फिलामेंट है उसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है और हमारा जो ग्राफ है जिसको फर्दर यूं जाना चाहिए था स्ट्रेट, ऐसे जाने के बजाय यूं बेंड हो जाता है। तो ये जो बेंडिंग है, ये बेंडिंग इस वजह से आई कि टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल इज नो मोर कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज नो मोर कांस्टेंट। इस वजह से ये ग्राफ इस तरह से थोड़ी सी आपको ये बेंडिंग नजर आ रही है। तो बच्चों ये एग्जांपल है, जो बल्ब का फिलामेंट है वो एग्जांपल है नॉन ओमिक मटेरियल्स की। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स सारे के सारे ही नॉन ओमिक हैं, क्योंकि ये वी आई का जो ग्राफ है, जो वी आई का ये वाला रिलेशन है, जो आइडियल रिलेशन है वी आई का, उसको फॉलो नहीं करते। तो अगर हम किसी सेमीकंडक्टर का, मसलन सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, आई और वी के दरमियान ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ कुछ यूं करके बनेगा। ठीक है जी। अगर हम वाई एक्सिस पे करंट को ले लें और एक्स एक्सिस पे हम वोल्टेज को ले लें तो आप देखते हैं कि ये ग्राफ जो है ये कुछ इस तरह का बनता है। स्टार्ट में वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा। ठीक है, एक ऐसा टाइम आता है जब एक ऐसी वैल्यू आती है वोल्टेज की, उसके बाद करंट में एकदम से इजाफा होता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं नी ऑफ द ग्राफ, नी ऑफ द ग्राफ। ठीक हो गया बच्चों। तो आप इस रिलेशन को देखें, इस रिलेशन को देखें, ये दोनों रिलेशन इससे डिफरेंट है। सो ये हमने किसके लिए बनाया है? बल्ब के फिलामेंट के लिए। और ये हमने किसके लिए बनाया है? ये हमने बनाया है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए। तो जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो सारे नॉन ओमिक हैं। एट द एंड हम ये कहेंगे कि वो तमाम मटेरियल्स जो इस रिलेशन को, इस ग्राफ को फॉलो नहीं करते, ठीक है जी, वो क्या हैं? वो नॉन ओमिक हैं। और वो तमाम मटेरियल्स जिनका ग्राफ ये आता है वो क्या हैं? ओमिक हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया बच्चों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के आपको लिंक्स और नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप ज़रूर कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस को आंसर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।